नमस्ते। चलिए आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में चलते हैं जो एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है। एरिक सिगाल की द क्लास। ये सिर्फ एक नॉवल नहीं है बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के क्लास ऑफ 58 के 5 चार ऐसे दोस्तों की एक एपिक जर्नी है। उनके सपने, उनकी सच्चाइयाँ और उनके रिश्ते अगले 25 सालों में कैसे बदलते हैं, ये कहानी बस उसी के बारे में है। सोचिए, नॉवल शुरू ही इन शब्दों से होता है। एक ऐसी लाइन जो पहले ही पेज पर पूरी किताब का टेंशन सेट कर देती है। ये डर है 25 साल के सफर के बाद अपनी ही जिंदगी को आईने में देखने का। सक्सेस और फेलियर के बीच की उस पतली सी लकीर का जो इन सभी कैरेक्टर्स को हमेशा सताती रहेगी। तो इस कहानी की शुरुआत बड़ी अजीब है। ये बिगनिंग से नहीं बल्कि एंड के पास से शुरू होती है। 25 साल गुजर चुके हैं, हार्वर्ड क्लास ऑफ 58 का रियूनियन होने वाला है और एक कैरेक्टर है जो अपनी डायरी में अपने इस डर के बारे में लिख रहा है। और ये हैं एंड्रयू एलियट, एक ऐसे खानदान का आखिरी चिराग जिसका नाम हार्वर्ड से सदियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो एक कंप्लीट फेलियर हैं। उनकी रियूनियन बुक उनके दोस्तों की सक्सेस स्टोरीज से भरी पड़ी है। कोई सेनेटर बन गया, कोई गवर्नर, तो कोई वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट। और एंड्रयू को लगता है कि उन्होंने अपने फैमिली नेम की इज्जत नहीं रखी। उनके पास बस एक ही चीज़ बची है जो उनके पूर्वजों जैसी है, डायरी लिखने की आदत। तो चलिए इस दर को ठीक से समझने के लिए वक्त में 25 साल पीछे चलते हैं। सितंबर 20, 1954, वो दिन जब इन सब की कहानी असल में शुरू हुई थी। हार्वर्ड में क्लास ऑफ 58 का पहला दिन। इमेजिन कीजिए वो दिन, 1000 से भी ज्यादा दुनिया के बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट यंग माइंड्स एक जगह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जमा हुए। माहौल में एक अजीब सी एनर्जी थी, थोड़ा डर, थोड़ा एक्साइटमेंट, कुछ अनजान चेहरे और कुछ ऐसे जिनके नाम पहले से ही काफी मशहूर थे। ये उनकी जिंदगी के सबसे बड़े सफर की शुरुआत थी। लेकिन हार्वर्ड में आने वाले ये स्टूडेंट्स दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं से आते थे। एक तरफ थे अमीरजादे, ब्रुक्स ब्रदर्स के महंगे सूट पहने, लिमोजीन्स में उतरते हुए, जिनके लास्ट नेम्स ही उनकी पहचान थे। और ठीक उसके ऑपोजिट एक दूसरी दुनिया थी, आम लड़कों की, पुराने कपड़ों में, सबवे से सफ़र करके आने वाले, जिनके चेहरे बिल्कुल अनजान थे। और इसी भीड़ में से हमारी कहानी निकल कर आते हैं 5 चार ऐसे नौजवान जिनकी जिंदगियां आने वाले सालों में एक दूसरे से ऐसे जुड़ने वाली थी जैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सबसे पहले मिलते हैं डैनी रॉसी से। कैलिफोर्निया से आया एक सुपर गिफ्टेड म्यूजिशियन जिसका एक ही सपना था, एक ही जुनून। राल्फ वॉल्डो एमर्सन का ये कोट ना यानी कि पूरी कहानी बयान कर देता है। उसके पास टैलेंट तो था, वो स्पैरोज नोट फ्रॉम हेवन ला सकता था, मतलब उसकी म्यूजिक में जादू था, लेकिन वो एक चीज हासिल नहीं कर पा रहा था, द रिवर एंड द स्काई, यानी अपने पिता का प्यार और उनका अप्रूवल। एनी की पूरी जिंदगी बस अपने पिता को खुश करने की कोशिश में निकल गई। उनके पिता जो एक डेंटिस्ट थे, उनको म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं था। वो अपने बड़े एथलेटिक बेटे को चाहते थे जो कोरियन वॉर में शहीद हो गया था। डैनी ने उनका दिल जीतने के लिए रनिंग तक ट्राई की, लेकिन बुरी तरह फेल हो गया। और जब हार्वर्ड जाने की बारी आई तो उसके पिता ने यह कहकर पैसे देने से साफ मना कर दिया कि वहां तो कौमी प्रोफेसर्स हैं। इसके बाद डैनी ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और सिर्फ $52 अपनी जेब में डालकर बॉस्टन आ गया। अब आते हैं हमारे दूसरे हीरो जेसन गिलबर्ट जूनियर पर। एक परफेक्ट गोल्डन बॉय। उसको देखकर लगता था कि इसकी जिंदगी में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती, लेकिन उसके पास एक बहुत गहरा राज था। ये कमिंग्स की लाइंस जेसन के आउटवर्ड पर्सोना को बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर करती हैं। वो इतना पॉपुलर और पसंद किया जाता था कि लोग उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। उसकी बस एक मुस्कान ही काफी थी। लेकिन इस पूरी चमक दमक के नीचे एक सच था जो उसने सबसे छुपा रखा था। जेसन एक जूविश परिवार में पैदा हुआ था जिन्होंने भेदभाव से बचने के लिए अपना नाम ग्रूवनवाल्ड से गिलबर्ट कर लिया था। उसके पिता ने उसे एक फर्स्ट क्लास अमेरिकन की तरह पाला था, लेकिन तभी उसकी परफेक्ट दुनिया टूट गई जब उसके ड्रीम स्कूल येल ने उसे जूइश स्टूडेंट्स के एक अनऑफिशियल कोटा की वजह से रिजेक्ट कर दिया। अब मिलते हैं हमारे तीसरे हीरो से, टेड लैम्ब्रोस। टेड एक आउटसाइडर था जो उस दुनिया को बाहर से देखता था जिसका वो हिस्सा बनना चाहता है। एक ऐसी दुनिया जो उसके बहुत करीब थी पर उतनी ही दूर भी। कोट टेड के कैरेक्टर का कोर है। उसकी सबसे बड़ी चिंता किसी और को डिसअपॉइंट करना नहीं बल्कि खुद को डिसअपॉइंट करना है। उसकी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से थी। वो बस हर हाल में खुद को हार्वर्ड के काबिल साबित करना चाहता था। टेड एक ग्रीक इमिग्रेंट का बेटा है जिनका रेस्टोरेंट हार्वर्ड के बिल्कुल पास ही है और वो अपनी ट्यूशन फीस भरने के लिए हर रात वहां वेटर का काम करता था। सोचो, दिन में हार्वर्ड का स्टूडेंट और रात को वेटर। इसलिए वो कैंपस पर नहीं रह सकता था। उसका बस एक ही सपना था, हार्वर्ड का प्रोफेसर बनना।
उस दुनिया का हिस्सा बनना जिसे वो अभी सर्व करता था। उसे अमेरिकन ड्रीम पर पूरा यकीन था कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आखिर में वापस आते हैं हमारे चौथे हीरो एंड्रू एलियट पर। हाँ, वही जिसके डर से ये कहानी शुरू हुई थी। एक ऐसा इंसान जिसके पास सबसे भारी नाम था लेकिन सबसे हल्का एम्बिशन। उनके ही फेमस कजिन टीएस एलियट की ये लाइंस एंड्रू की पूरी पर्सनालिटी को जैसे एक सेंटेंस में बता देती हैं। वो खुद को हीरो नहीं समझते, प्रिंस हैमलेट नहीं, बल्कि एक सपोर्टिंग कैरेक्टर, एक अटेंडेंट लॉर्ड जो बस दूसरों की कहानी में एक छोटा सा रोल अदा करता है। एंड्रू इस एलियट परिवार से थे जिनकी पीढ़ियां 1649 से हार्वर्ड आ रही थीं, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि वो इस विरासत के लायक नहीं है। उनके अंदर अपने दोस्तों जैसा कोई एम्बिशन ही नहीं था। उनकी सबसे बड़ी खूबी उनका एक अच्छा, काइंड और हेल्पफुल दोस्त होना, और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका डीप सीडेड इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इन 4 अलग-अलग जिंदगियों की कहानी अब शुरू होने जा रही है। वापस चलते हैं उसी दिन, सितंबर 20, 1954, और देखते हैं कि इनका हार्वर्ड का सफर आखिर शुरू कैसे हुआ। उन सब का आने का अंदाज भी उनकी कहानी की तरह ही बिल्कुल अलग था। सुबह 5 बजे डैनी रॉसी ग्रेहाउंड बस से उतरा, थका हुआ और बिना पैसों के। 8 बजे जेसन गिलबर्ट अपनी कन्वर्टिबल में निकला, अपने पिता की उम्मीदों का बोझ लिए। 9 बजे टेड लैम्ब्रोस रजिस्टर करने वाला पहला स्टूडेंट था, अपने घर से चलकर सीधा अपने पैराडाइज में। और दोपहर में एंड्रू एलियट फैमिली स्टेशन वैगन में आया, प्रेपी कपड़ों से लदा हुआ। एक दिन, एक कैंपस और 4 बिल्कुल अलग शुरुआतें। इन चारों की 25 साल लंबी रेस अभी शुरू ही हुई है। इस सफर में उनकी दोस्तियां, उनकी दुश्मनियां, उनकी कामयाबी और नाकामयाबी, सब कुछ दांव पर लगेगा। और इस सफर में आगे क्या क्या होता है, उसके लिए आपको मिलना होगा हमसे पार्ट 2 में। बिल्कुल अलग-अलग स्टूडेंट्स हार्वर्ड में एडजस्ट कर रहे थे। अब उनकी लाइफ का अगला साल शुरू होने वाला है, और ये साल मोहब्बत, बड़े-बड़े सपनों और काफी स्ट्रगल से भरा होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी जिंदगी के सितारे, तुम्हारा चेहरा सितारों की तरफ है। काश मैं आसमान होता और तुम्हें हजारों आंखों से देखता। वाओ, प्लेटो की यह खूबसूरत लाइन आने वाले रोमांसेस और सपनों के लिए एक परफेक्ट स्टेज सेट करती है ना? जैसे आसमान और सितारे इन्फिनिट हैं, वैसे ही इन यंग लोगों के सपने और उम्मीदें भी। अभी उनकी कोई सीमा नहीं है। तो हमारा पहला सेक्शन है लव एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस, यानी प्यार और उसकी उलझनें। यहां हम हार्वर्ड की 2 ऐसी लव स्टोरीज देखेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है एक आम लड़के का सिंपल पैशनेट प्यार, और दूसरी तरफ 2 आर्टिस्ट के बीच का एक क्रिएटिव कनेक्शन। कहानी शुरू होती है टेड लैम्ब्रोस और सारा हैरिसन की पहली डेट से, और ये डेट किसी फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं हो रही है। जगह है कैम्ब्रिज का एक सिंपल सा पिज़्ज़ा जॉइंट, न्यू टाउन ग्रिल। दोनों के बीच पूरे 1 साल से एक अनस्पोकन अट्रैक्शन थी, और इस डेट पर वो नर्वस एनर्जी साफ फील हो रही थी। और फिर वो मोमेंट आता है जिसका टेड को शायद 1 साल से इंतजार था। सारा को इसके डॉम तक छोड़ने के बाद वो कहता है, मैं इस पल के लिए 1 साल तक इंग्लिश मफिन्स झेलता रहा हूं। ये लाइन उनकी लाइब्रेरी में सुबह की पढ़ाई के टाइम होने वाली मुलाकातों के बारे में है, और इन शब्दों के ठीक बाद वो सारा को उस पूरे पैशन के साथ किस करता है जो उसने साल भर से अपने अंदर छुपा रखा था। लेकिन 1950s के हार्वर्ड में प्यार करना इतना आसान नहीं था, स्पेशली जब प्राइवेसी की बात हो। उन दिनों डॉर्म्स में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे। टेड और सैरा को अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। फाइनली टेड हिम्मत करके अपने रिच दोस्त एंड्रू एलियट से उसका कमरा कुछ घंटों के लिए मांगता है, और एंड्रू एक अच्छा दोस्त होने के नाते उनकी हेल्प करता है। चलिए अब फोकस शिफ्ट करते हैं हमारी दूसरी जोड़ी पर, डैनी रॉसी और मरिया पास्टोरे। डैनी एक ब्रिलियंट म्यूजिशियन है और मरिया एक कमाल की डांसर। इन दोनों को एक ओरिजिनल बैले जिसका नाम था आर्केडिया क्रिएट करने के लिए साथ लाया जाता है, और जैसे ही म्यूजिक और डांस का ये कोलैबोरेशन शुरू होता है, उनके बीच एक अनोखा कनेक्शन बन जाता है। उनके बैले को एक क्रिटिक से बहुत ही बुरा रिव्यू मिलता है, जिसके बाद डैनी पूरी तरह से टूट जाता है। वो पार्टी छोड़कर अकेले बैठ जाता है। तभी मरिया उसके पास आती है उसे कंफर्ट करने। जब डैनी उससे पूछता है कि वो इतना केयर क्यों कर रही है, तो मरिया सीधा कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस कमजोरी के पल में उनका रिश्ता एक नया मोड़ ले लेता है। तो एक तरफ जहां प्यार शुरू हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हार्वर्ड में भेदभाव की एक ऐसी दीवार भी है जो दिखती नहीं पर खड़ी है। और ये दीवार कुछ स्टूडेंट्स के लिए उनके सपनों के आगे आ जाती है, वो भी एक ऐसी जगह पर जिसे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी माना जाता है। इस भेदभाव को समझने के लिए आपको फाइनल क्लब्स के बारे में जानना होगा। ये हार्वर्ड के सुपर एलीट और सुपर एक्सक्लूसिव सोशल क्लब्स थे।
यहाँ मेंबरशिप सिर्फ अमीर, खास फैमिली बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को ही मिलती थी, जिनको प्रेपीज कहा जाता था। इन क्लब्स का मेंबर होना एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल था। और इसी स्टेटस की दौड़ में जेसन गिलबर्ट पीछे रह जाता है। उसके तीनों रूममेट्स को हार्वर्ड के सबसे टॉप फाइनल क्लब द पोर्सिलियन में इनविटेशन मिलता है, लेकिन जेसन को एक भी क्लब से बुलावा नहीं आता। जब वो अपने दोस्तों को जश्न मनाते देखता है तो उसके मुंह से बस यही निकलता है, छाए जाने का एहसास कितना अच्छा होता होगा। जब जेसन इसका रीजन जानना चाहता है तो उसका रूममेट डिकी न्यूएल बहुत ही ब्रूटली उससे कहता है, गिलबर्ट, एक फाइनल क्लब को यहूदियों को लेने की क्या जरूरत है। और ये एक लाइन हार्वर्ड की उस चमकती हुई इमेज के नीचे छुपे हुए गुस्से और एंटी सेमिटिज्म यानी यहूदी विरोध को सामने ले आती है। हार्वर्ड कैंपस के अंदर सोशल एक्सेप्टेंस की जो लड़ाइयाँ चल रही थीं, उनसे बहुत दूर एक स्टूडेंट ऐसी लड़ाई लड़कर आया था जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। ये एक ऐसी कहानी है जो अमेरिकन ड्रीम के वादे और उस तक पहुंचने के अंधेरे रास्ते दोनों को दिखाती है। ये टाइमलाइन जॉर्ज केलर की ऐसी दर्दनाक कहानी है जो रोंगटे खड़े कर दे। जॉर्ज हंगरी का एक स्टूडेंट 1956 की क्रांति के दौरान सोवियत आतंक से बचने के लिए भाग रहा था। इस दौरान बॉर्डर पर गोलीबारी में वो अपनी गर्लफ्रेंड अनीको को हमेशा के लिए खो देता है। अकेले टूटे हुए दिल के साथ वो किसी तरह अमेरिका पहुंच जाता है। अमेरिका आने के बाद एक दूसरा रेफ्यूजी उसे सलाह देता है, अगर यहां सक्सेसफुल होना है तो अपना नाम बदलकर कुछ अमेरिकन सा रख लो। और इस तरह जॉर्जी कोलोस्टी अपने पास्ट से हर रिश्ता तोड़कर जॉर्ज केलर बन जाता है, एक नई जिंदगी के लिए एक नई पहचान। ओके, इतनी सारी हैवी स्टोरीज के बाद चलिए अब थोड़ा सा टोन हल्का करते हैं और एंड्रू एलियट की तरफ चलते हैं। एंड्रू अब तक इन सभी कहानियों का एक साइलेंट ऑब्जर्वर रहा है, लेकिन अब उसकी अपनी एक पर्सनल और काफी रिलेटेबल क्वेस्ट शुरू होती है। तो एंड्रू, जो अभी तक वर्जन है, हिम्मत करके अपने दोस्त टेड लैम्ब्रोस से मदद मांगता है। टेड उसके लिए एक प्रैक्टिस स्क्रिमेज अरेंज करता है। बेसिकली वो एंड्रू को कैम्ब्रिज के एक लड़की लोरेंस से मिलवाता है, जिसे वो फायर क्रैकर कहता है। और आखिर में टेड उसे एक कॉइन देकर कहता है, तुम्हें एक ग्रीक से ट्रोजन मिल गया। ये एक बहुत ही क्लेवर पन था जो एंड्रू की सिचुएशन को परफेक्टली कैप्चर करता है। अब हम इस कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे कुछ कैरेक्टर्स को जबरदस्त सक्सेस मिलती है, लेकिन हर बड़ी जीत की एक पर्सनल कीमत भी चुकानी पड़ती है। फाइनल क्लब से मिले उस रिजेक्शन के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को जेसन गिलबर्ट अपने खेल की परफॉर्मेंस में चैनल कर देता है। वो स्क्वॉश टीम का कैप्टन बनता है, पूरा सीजन एक भी मैच नहीं हारता, टेनिस टीम का कैप्टन बनता है और ईस्टर्न कॉलेज चैंपियन भी बन जाता है। बेसिकली वो कैंपस का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टार बन जाता है। दूसरी तरफ डैनी रॉसी का सबसे बड़ा सपना सच हो जाता है। उसे मिलती है एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, बॉस्टन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ एक पियानो सोलिस्ट के तौर पर परफॉर्म करने की। उसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार होती है कि उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। म्यूजिक की दुनिया में एक नया सितारा जन्म ले चुका था। लेकिन इस जीत की रात का एंड दिल तोड़ देने वाला होता है। मरिया, जो डैनी की परफॉर्मेंस देखने आई थी, उसे छोड़कर चली जाती है। वो समझ जाती है कि डैनी के बड़े बड़े सपनों और एम्बिशन की दुनिया में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो कहती है, ये स्पॉटलाइट इतनी बड़ी नहीं है, जिसका मतलब था कि डैनी की जिंदगी में अब सिर्फ उसके करियर के लिए ही जगह बची थी। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं जो जूनियर ईयर के एंड में इन सब की सिचुएशन को समराइज करती है। डैनी रॉसी को म्यूजिकल स्टारडम मिला, लेकिन उसने मरिया को खो दिया। जेसन गिलबर्ट ने स्पोर्ट्स में सबको हरा दिया, लेकिन वो अभी भी अपनी आइडेंटिटी से लड़ रहा है। जॉर्ज केलर ने अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू की, पर अतीत की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती। और टेड और सारा का प्यार गहरा हो गया है, लेकिन उनका फ्यूचर अभी भी अनिश्चित है। अपने सॉफ्टमोर ईयर के एंड में क्लास ऑफ 1958 के सभी स्टूडेंट्स उम्मीद और कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि उनका सफर तो अभी बस आधा ही शुरू हुआ है। उनके सामने पूरी दुनिया थी जीतने के लिए। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उनका सफर आधा खत्म हो चुका था। जैसे जैसे उनकी दुनिया बड़ी हो रही थी, हार्वर्ड के उस सेफ एनवायरनमेंट में उनका वक्त तेजी से खत्म हो रहा था। ये लाइन हमें एक अजीब सी सोच में छोड़ जाती है कि कभी-कभी शुरुआत और अंत का एहसास कितना नजदीक होता है। द क्लास बाय एरिक सेगल का इस ब्रेकडाउन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले 2 पार्ट्स में हमने देखा था 5 ब्रिलियंट हार्वर्ड ग्रेजुएट्स को कैंपस लाइफ जीते हुए, लेकिन अब ग्रेजुएशन हो चुका है और अब वो रियल वर्ल्ड में कदम रख रहे हैं, जहां उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। A ceasefire in the war for fame and power. वाओ, एंड्रू एलियट की ये शब्द आने वाले तूफान का बिल्कुल साफ इशारा है। हार्वर्ड
इसी वो एक सेफ हार्बर था, एक तरह का ट्रूस। लेकिन अब वो ट्रूस खत्म हो चुका है। असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। ओके, सो हार्वर्ड से निकलते ही इनका सबसे पहला चैलेंज क्या है? वही प्यार और शादी, द फर्स्ट स्टेप्स इनटू अडल्टहुड। लेकिन जैसा हम अभी देखेंगे, आपका लास्ट नेम और आपका बैकग्राउंड ये तय करता है कि ये सफ़र कितना आसान या फिर कितना मुश्किल होने वाला है। यहाँ हम लिटरली दो अलग अलग दुनियाओं को टकराते हुए देखते हैं। देखिए, एक तरफ है टेड लैम्ब्रोस, अ ग्रीक रेस्टोरेंट ओनर का बेटा, जिसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए क्लास प्रेजुडिस से लड़ना पड़ता है। और फिर दूसरी तरफ है एंड्रयू एलियट, जिसके लिए शादी बस एक और फन थिंग है जो उसकी फैमिली ने परफेक्टली अरेंज कर दी है। मतलब एक स्ट्रगल है और दूसरा प्योर प्रिविलेज। और थर्ड के खिलाफ ये क्लासिज्म कितना गहरा था, वो उसकी होने वाली सास डेजी हैरिसन के इन शब्दों से बिल्कुल साफ हो जाता है। ही इज कॉमन फिलिप, कॉमन कॉमन कॉमन। जस्ट इमेजिन, ये एक सेंटेंस उस टाइम के सोशल बैरियर्स की पूरी कहानी बयां कर देता है। इसी बीच हम शादी का एक और रूप देखते हैं, जेसन गिलबर्ट की नज़रों से। जब उसकी बहन को ज़रूरत के चलते एक शॉटगन वेडिंग करनी पड़ती है, तो जेसन के लिए ये कोई प्यार का बंधन नहीं है, उसके लिए ये एक मजबूरी का सौदा है जिससे वो दिल से नफरत करता है। तो जहां एक तरफ बाकी लोग अपनी पर्सनल लाइफ सेट कर रहे हैं, म्यूजिकल जीनियस डैनी रॉसी वो दुनिया फतह करने निकला है। बट एज दे से, फेम की ये कीमत होती है और वो अक्सर पर्सनल लाइफ में ही चुकानी पड़ती है। और ओ माय गॉड, डैनी फतह करता है लंदन, एम्स्टर्डम, पेरिस, बर्लिन, पूरा यूरोप उसकी म्यूजिक पर झूम रहा था। आई मीन सोचिए, ये एक सपने जैसा था जो फाइनली न्यूयॉर्क के लेजेंडरी कार्नेगी हॉल में खुद लेनर्ड बर्नस्टाइन के साथ परफॉर्म करके पूरा हुआ। दिस वाज लिटरली द पिनेकल ऑफ सक्सेस। उसकी सक्सेस का स्केल जानना है आपको, तो बस ये नंबर देखिए, 2। ये है उसके ग्रैमी अवार्ड्स की गिनती जो उसने एक ही रात में जीते। और गेट दिस, उसने क्लासिकल और जैज 2 बिल्कुल अलग अलग कैटेगरीज में जीतकर हिस्ट्री बना दी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन इस सारी शोहरत के पीछे एक बहुत गहरा अकेलापन था। डैनी के कॉन्सर्ट्स तो हमेशा पैक्ड रहते थे, पर उसकी अपनी जिंदगी इनक्रेडिबली एम्प्टी। इट्स सो सैड। तालियों का शोर उसके अंदर की खामोशी को दबा नहीं पा रहा था। और इसी अकेलेपन में उसको फाइनली एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया है। उसे याद आती है मरिया पास्टोरे, उसकी कॉलेज लव। शायद वही एक ऐसी इंसान थी जिसने डैनी रॉसी द म्यूजिशियन से नहीं, बल्कि सिर्फ डैनी से प्यार किया था। तो डैनी की कहानी एक इंटरनल ट्रेजेडी थी। लेकिन अब हम बात करेंगे जेसन गिलबर्ट की, और उसकी कहानी एक ऐसे हादसे से जुड़ी है जो उसकी पूरी जिंदगी का रुख ही बदल देता है। यूरोप ट्रैवल के दौरान जेसन की मुलाकात होती है फैनी वैन डर पोर्स से, और फैनी सिर्फ उसकी पार्टनर नहीं बनती, बल्कि वो उससे उसके भूले हुए जूविश हेरिटेज से भी जोड़ती है। उनका प्यार दूरियों के बावजूद लेटर्स के थ्रू और गहरा होता जाता है, और आखिरकार वो शादी करने का फैसला कर लेते हैं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, और फिर एक सुबह ठीक 6 बजे एक फोन कॉल उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल देता है। फोन पर फैनी का भाई है, उसकी आवाज कांप रही है, आई एम अफ्रेड आई हैव सम टेरिबल न्यूज। और फिर वो 2 लफ्ज जो जेसन की पूरी दुनिया तबाह कर देते हैं, शी इज बिन किल्ड। फानी एक टेररिस्ट अटैक में मारी गई थी इजराइल में, एक बच्चे को बचाते हुए। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। और यही है वो लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट्स जो इन सभी कैरेक्टर्स को हमेशा के लिए बदल देते हैं। ट्रायम्फ और ट्रेजेडी, जीत और हार, यही उन्हें बिल्कुल नए रास्तों पर ले जाते हैं। फानी की मौत का दुख जेसन को इजराइल ले जाता है, ठीक उसी जगह जहां उसने अपनी जान दी थी। और वहां दुख एक नए मकसद में बदल जाता है। वो अपनी आराम की जिंदगी, अपना लॉ स्कूल का करियर, सब कुछ छोड़कर इजरायली आर्मी ज्वाइन करने का फैसला करता है। तो जहां जेसन एक नए अनजान रास्ते पर निकल पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ टेड लैम्ब्रोस आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। पीएचडी, एक पब्लिश्ड थीसिस, और सबसे बड़ी बात, हार्वर्ड में एक इंस्ट्रक्टर की पोजीशन। उसका बचपन का सपना आखिरकार पूरा हो गया था। और एंड्रू एलियट, वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर, एक हस्बैंड और एक फादर की कंफर्टेबल लाइफ में सेटल हो जाता है। उसकी दुनिया प्रेडिक्टेबल है, फन है, और वो उसमें सच्ची खुशी ढूंढ लेता है। बिल्कुल एक ट्रेडिशनल सक्सेस स्टोरी का परफेक्ट एग्जाम्पल। तो हार्वर्ड की दीवारों से बाहर निकलकर इन सब ने
रियलिटी का सामना किया और शायद टीएस एलियट सही थे। ह्यूमन काइंड कैनॉट बेयर वेरी मच रियलिटी। इस कठोर सच्चाई से डील करने के लिए हर कैरेक्टर ने अपना अलग रास्ता चुना। किसी ने काम में, किसी ने प्यार में, कोई एक नए मकसद में और कोई बस एक सिंपल प्रिडिक्टेबल लाइफ में। वेलकम बैक। हम एरिक सीगल की द क्लास की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, हार्वर्ड यार्ड तो एक प्रॉमिस था, एक सपना था, लेकिन असली दुनिया वो तो एक इम्तिहान है। तो चलिए आज देखते हैं कि क्लास ऑफ 58 के इन ग्रेजुएट्स ने ग्रेजुएशन के बाद आखिर कौन से रास्ते चुने और उन रास्तों ने उन्हें कहाँ पहुंचाया। तो हार्वर्ड से निकलते ही क्लास ऑफ 58 के ये दोस्त, उनके रास्ते बिल्कुल अलग हो गए, एकदम डाइवर्जेंट। और हर रास्ते पर ना उन्हें नई चुनौतियों और नए संघर्षों का सामना करना पड़ा। ये ऐसे इम्तिहान थे जो उनके कैरेक्टर, उनके प्रिंसिपल्स, उनकी हर चीज को आजमाने वाले थे। तो सबसे पहले बात करते हैं जेसन गिलबर्ट की। एक तरफ थे वो, सोचो उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया और इजराइल में एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू की। क्यों? अपने पूर्वजों की जमीन की रक्षा के लिए, एक सोल्जर बनकर। ये उनके लिए सिर्फ एक जॉब नहीं थी, ये एक अस्तित्व की, एक एग्जिस्टेंस की लड़ाई थी। और फिर दूसरी तरफ आते हैं डैनी रॉसी, बिल्कुल अलग दुनिया में। वो न्यूयॉर्क में थे, संगीत की चमकती दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसी जगह जहां सपने और सौदे हमेशा साथ साथ चलते हैं। फिर आते हैं टेड लैम्ब्रोस। टेड ने वही सीधा रास्ता चुना जो उन्होंने हमेशा से देखा था, प्रिडिक्टेबल, सेफ। वो हार्वर्ड में ही रह गए, एक प्रोफेसर के रूप में आगे बढ़ रहे थे, अपने इंटेलेक्चुअल ड्रीम्स पूरे कर रहे थे, शायद दुनिया की बाकी कॉम्प्लेक्सिटीज से थोड़ा दूर। और आखिर में एंड्रू एलियट। इनकी पर्सनल लाइफ में तो कह सकते हैं एक तूफान आया हुआ था। उनकी जिंदगी बस एक स्टेटिस्टिक बनकर रह गई थी, अ फैक्ट ऑन अ पेज। और इसका जिक्र उन्होंने अपनी डायरी में बड़े ही दर्द के साथ किया है। एंड्रू की डायरी का ये हिस्सा देखिए। वो लिखते हैं, I grew so desperate thinking about all this that at around 4 a.m. I had the wild notion of grabbing both kids and rushing off in the car somewhere. सोचो, वो अपने डिवोर्स और बच्चों से दूर होने का दर्द बयां कर रहे हैं। इतनी डेस्परेशन की रात के 4 बजे उन्हें ख्याल आ रहा है कि बस बच्चों को उठाऊं और कहीं दूर भाग जाऊं। ये उनकी एक प्राइवेट ट्रेजेडी थी, एक ऐसी लड़ाई जिसे वो बिल्कुल अकेले झेल रहे थे। अब एंड्रू की इस खामोश लड़ाई से बिल्कुल अलग इजराइल में जेसन एक अलग ही जंग लड़ रहे थे। उन्हें इजरायली पैराट्रूपर्स ज्वाइन करना था और इसके लिए उन्हें एक ब्रूटल फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ा। इमेजिन दिस, जब रिक्रूटिंग ऑफिसर ने उन्हें ओवर द हिल कहा, मतलब तुम्हारी उम्र हो गई है, तो जेसन ने उसे डेस्क पर ही पिन कर दिया। फिर एक टेलीफोन पोल उठाकर पहाड़ी पर दौड़ना, और इतना ही नहीं, वही दौड़ दोबारा करनी पड़ी, लेकिन इस बार उस पोल पर एक ऑफिसर बैठा हुआ था। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं था, ये उनकी विल पावर, उनकी जिद का टेस्ट था। तो जब जेसन के पिता ने अमेरिका से फोन किया, उनके इस डिसीजन पर सवाल उठाए, तो जेसन का जवाब सुनने वाला था, बिल्कुल साफ, नो कंफ्यूजन। उसने कहा, फादर, अगर हार्वर्ड ने मुझे एक चीज सिखाई है तो वो है अपने खुद के वैल्यूज ढूंढना। यहाँ इजराइल में मुझे जरूरत महसूस होती है, आई फील यूजफुल, आई फील गुड, व्हाट द हेल एल्स इज देयर इन लाइफ। उसके लिए लाइफ का पर्पस बिल्कुल क्लियर हो चुका था। तो जहां एक तरफ जेसन अपने प्रिंसिपल्स पर अड़िग था, वहीं न्यूयॉर्क में डैनी रॉसी के सपने एक नई उड़ान भर रहे थे। लेकिन ब्रॉडवे की चमक के पीछे ना एक अंधेरी दुनिया भी है, एक ऐसी दुनिया जहां एम्बिशन की, आपके सपनों की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये कहानी शुरू होती है 1967 में। डैनी ने अपने एक और पुलित्जर प्राइज विनिंग क्लासमेट स्टुअर्ट किंग्सली के साथ मिलकर एक बहुत ही एम्बिशियस म्यूजिकल पे काम शुरू किया। नाम था मैनहट्टन ऑडिसी। प्रोड्यूसर एडगर वॉल्डॉफ को कॉन्सेप्ट फैब्युलस लगा, बड़े स्टार ज़ीरो मॉस्टेल को साइन भी कर लिया गया। सब परफेक्ट लग रहा था, राइट? लेकिन फिर हुआ कॉम्प्रोमाइज। डैनी बिल्कुल नहीं चाहता था, पर थियोरा हैमिल्टन को कास्ट किया गया। क्यों? सिंपल, क्योंकि उनके पति ने शो में $500,000 इन्वेस्ट किए थे। और इसका नतीजा, फरवरी 1968 में जब शो बॉस्टन में ओपन हुआ तो रिव्यूज बिल्कुल बर्बाद थे, टोटल डिजास्टर। ऐप शो फ्लॉप होने के बाद प्रोड्यूसर ने सीधा स्टुअर्ट को निकाल दिया और सारा प्रेशर आ गया डैनी पर कि म्यूजिक बदलो, कुछ कमर्शियल बनाओ। जब डैनी ने इंटेग्रिटी की बात की तो उसके एजेंट हार्वी मैडिसन का जवाब सुनिए। उसने कहा, इन द थिएटर इंटेग्रिटी इज व्हाट क्लोजेस ऑन सैटरडे नाइट। मतलब थिएटर में इंटेग्रिटी से शो नहीं चलते, शो बंद हो जाते हैं। यहाँ प्रिंसिपल्स नहीं, सिर्फ रिजल्ट्स मायने रखते हैं। तो डैनी के सामने अब एक सीधा सा चुनाव था,
अपने प्रिंसिपल्स या अपना करियर? क्रिटिक्स ने उसके सीरियस म्यूजिक को नॉइस नॉट ट्यून्स कहकर रिजेक्ट कर दिया था। आवाज है, धुन नहीं। इसलिए शो को बचाने के लिए एक गोस्ट राइटर को हायर किया गया। नाम था लियोन टाश्किनियन, लेकिन इंडस्ट्री में लोग उसे मजाक से ट्रैश कैनियन बुलाते थे। एक ऐसा राइटर जो सिर्फ कैची कमर्शियल हिट्स लिखने के लिए जाना जाता था। तो देखिए, जहां डैनी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, वहीं टेड लैम्ब्रोज और जेसन गिलबर्ट वो अपनी अपनी जगह अपने अपने सिद्धांतों की लड़ाई अभी भी लड़ रहे थे। बस उनके बैटलफील्ड अलग थे। एक का बैटलफील्ड था एक क्लासरूम और दूसरे का एक असली जंग का मैदान। लेट्स टॉक अबाउट टेड। हार्वर्ड से टेन्योर ना मिलने के बाद टेड कैंटरबरी कॉलेज में थे और एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए थे। उन्हें कॉलेज के स्टार क्वार्टरबैक को फेल करना था। क्यों? क्योंकि वो बंदा पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा था। सिंपल। लेकिन प्रेशर ये था कि उसे पास कर दो ताकि अलमनस से डोनेशंस आते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट, टेड की अपनी जॉब भी बची रहे। प्रिंसिपल वर्सेस प्रैग्मेटिज्म। और ये प्रेशर कोई छोटा मोटा नहीं था। कॉलेज के डीन सैचर ने टेड को साफ साफ धमकी दी। उसने कहा, इफ वी शुड डिनाई यू टेन्योर एट द एंड ऑफ दिस ईयर, यू माइट नॉट फाइंड अनदर टीचिंग जॉब एनीवेयर। बेसिकली, अगर तुमने क्वार्टरबैक को फेल किया और हमने तुम्हें टेन्योर नहीं दिया तो तुम्हारा एकेडमिक करियर खत्म। ये सीधी सादी ब्लैकमेलिंग थी। अब टेड के इस कंफ्यूजन के बिल्कुल ऑपोजिट जेसन को देखिए। उसने जंग के मैदान में अपने सिद्धांत ढूंढ लिए थे। उसने अपने देश की रक्षा में अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड कर लिया। उसने इजरायली लीडरशिप का प्रिंसिपल सीखा, फॉलो मी। उसने ईवा से शादी की, एक परिवार शुरू किया, 1967 की 6 डे वॉर में लड़ा और फिर इजराइल की सबसे एलीट काउंटर टेररिस्ट यूनिट सयारत मत्कल ज्वाइन की। उसके लिए सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आखिर में सवाल ये उठता है, इन सभी संघर्षों का, इन अलग अलग रास्तों का नतीजा क्या निकला? रियल सक्सेस, असली सफलता किसे मिली? और उस सफलता का आखिर मतलब क्या था? डैनी रॉसी को देखे तो पब्लिक सक्सेस तो जबरदस्त थी। मैनहट्टन ऑडिसी न्यूयॉर्क में एक मैसिव हिट बन गया। उसे बेस्ट स्कोर के लिए टोनी अवार्ड मिला और वो टाइम मैगजीन के कवर पर भी छा गया। लेकिन ये सारी कामयाबी एक झूठ पर टिकी थी, एक प्राइवेट फेलियर। उसके हिट सॉन्ग्स एक गोस्ट राइटर ने लिखे थे और इस सक्सेस के लिए उसने अपने ही दोस्त, अपने कोलैबोरेटर स्टुअर्ट किंग्सली को धोखा दिया था। और जेसन गिलबर्ट, वो एक हीरो बना, इजराइल आर्मी में एक डेकोरेटेड वॉर हीरो। पर्सनली भी उसने अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ लिया और ईवा के साथ एक प्यार भरा परिवार बसाया। लेकिन इसकी भी एक कीमत थी, एक प्राइवेट सैक्रिफाइस। वो अमेरिका में अपने पेरेंट्स से दूर हो गया था और एक काउंटर टेररिस्ट कमांडो की जिंदगी जी रहा था। मतलब कांस्टेंट डेंजर, कांस्टेंट रिस्क। और इन सभी हाई स्टेक्स ड्रामास के बीच जेसन का हेरोइज्म, डैनी का कॉम्प्रोमाइज, एंड्रू एलियट की डायरी हमें जमीन पर ले आती है। वो हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरी लड़ाइयाँ अक्सर खामोशी में लड़ी जाती हैं। जैसा वो लिखते हैं, किड्स आर स्मार्टर देन वी थिंक, विच इज़ वाई वी एंड अप हर्टिंग देम सो मच। कितनी गहरी बात है ना। बच्चे हमारी सोच से ज़्यादा समझदार होते हैं और शायद इसीलिए हम उन्हें इतना दुख पहुंचा देते हैं। तो सबकी बात हो गई, लेकिन टेड लैम्ब्रोज, उसका क्या हुआ? अपने करियर के सबसे बड़े क्राइसिस के बीच वो क्या फैसला लेता है? वेल, उसको जवाब मिला। कहाँ से? अपने ही बेटे से, एक ऐसी जगह से जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं था। हुआ ये कि उनका बेटा थियोडोर लैम्बर्स जूनियर घर आया। उसने बताया कि स्कूल में एक बुली ने उसे फिर से परेशान किया, लेकिन इस बार उसने वही किया जो टेड ने उसे सिखाया था। ही पंच्ड हिम राइट बैक इन द बेली। उसने पलटकर उसकी पेट में पंच मारा और उस बुली को रुला दिया। ये सुनकर टेड को अचानक से सब कुछ साफ हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसे भी अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, डीन के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, चाहे अंजाम कुछ भी हो। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जिन पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। नमस्ते, एरिक सीगल की द क्लास की हमारी सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उन लम्हों को देखेंगे जहां हार्वर्ड 58 के इन दोस्तों की जिंदगी ने एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ लिया। तो हार्वर्ड 58 के इन दोस्तों की लाइफ ना एक तूफान से गुजर रही थी। उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स दोनों में एक ऐसा क्राइसिस आया जहां सब कुछ, लिटरली सब कुछ दांव पर लगा था। ये कोट उस सिचुएशन को बिल्कुल साफ साफ बयान करता है। हमारा पूरा फ्यूचर दांव पर है। ये सब सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए है। तो कहानी शुरू होती है दो ऐसी जगहों से जहां दो लोगों का फ्यूचर डिसाइड होने वाला था। एक तरफ यूनिवर्सिटी का एक शांत सा ऑफिस और दूसरी तरफ FBI के इंटरोगेशन रूम की वो तेज चुपती हुई रोशनी। यहाँ दो लोग दो अलग अलग डिलेमाज में फंसे हैं।
एक तरफ है टेड लैम्ब्रोस, जिनके सामने एक सिंपल सा पर बहुत मुश्किल सवाल है। एक फेलिंग फुटबॉल स्टार को फेल करके अपना करियर रिस्क में डालें या अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज कर लें। और दूसरी तरफ है जॉर्ज केलर, जिनका पास्ट उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। FBI उनसे अमेरिका के लिए उनकी लॉयल्टी पर सवाल कर रही है और उनका फैमिली कनेक्शन जो हंगरी में है उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गया है। और फिर इंटरोगेशन अपने पीक पर पहुंचता है जब एक एजेंट जॉर्ज से एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछता है, क्या आप अपने पिता से प्यार करते हैं डॉक्टर केलर? इतने प्रेशर में जॉर्ज को ऑन रिकॉर्ड अपने पिता को त्यागना पड़ता है। वो कहते हैं, मेरे मन में अपने पिता के लिए कोई स्नेह नहीं है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसकी गूंज उन्हें आगे पूरी जिंदगी सुनाई देने वाली थी। चलिए अब देखते हैं कि पॉलिटिक्स की आग जॉर्ज केलर की लव लाइफ को कैसे झुलसा देती है। तो जॉर्ज को मोहब्बत होती है कैथरीन फिट्जजेराल्ड से, लेकिन उनका रिश्ता वियतनाम वॉर की भेंट चढ़ जाता है। जॉर्ज, जो किसिंजर के प्रोटेजे हैं, वो वॉर के सपोर्टर थे, जबकि कैथरीन, उनकी कॉलीग और गर्लफ्रेंड, एक एंटी वॉर एक्टिविस्ट थी। उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस उनके रिश्ते में हमेशा एक टेंशन बनाए रखते थे, और ये टेंशन तब और बढ़ गया जब कैथी ने एक हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट में प्रोटेस्ट के लिए काला आर्मबैंड पहन लिया। और जब कैथरीन को पता चला कि जॉर्ज को कैम्बोडिया पर सीक्रेट हमले के बारे में पता था और ये बात उसने कैथरीन से छुपाई, तो बस उनका गुस्सा आग बनकर फूट पड़ा। उन्होंने साफ साफ कह दिया, आज मैं व्हाइट हाउस और तुम्हारी जिंदगी दोनों से जा रही हूं। तो वॉशिंगटन में एक लव स्टोरी खत्म हुई और उधर अटलांटिक के पार ऑक्सफोर्ड में एक शादी दम तोड़ रही थी। ऑक्सफोर्ड में टेड की एकेडमिक सक्सेस उन्हें एक ऐसे चक्कर में फंसा देती है जो उनकी बर्बादी की वजह बन जाती है। वो अपनी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट फेलिसिटी के साथ एक सीक्रेट अफेयर शुरू कर देते हैं और फिर उसके साथ एक वीकेंड बिताने के लिए वो अपनी पत्नी साला से झूठ बोलते हैं और उसी वीकेंड उनका बेटा लिटिल टेड लंदन में अचानक बेहद बीमार पड़ जाता है। जब सच सामने आया तो सारा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने टेड पर चिल्लाते हुए कहा, सब जानते हैं तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे, और ये जिल्लत काफी नहीं थी कि तुमने ये सब मेरे पिता के सामने किया। बस ये वो शब्द थे जिन्होंने उनकी शादी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इन सब पर्सनल ड्रामास और पॉलिटिकल गेम्स से बहुत दूर जेसन गिलबर्ट जंग के मैदान में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। म्यूनिक ओलंपिक्स में इजरायली एथलीट्स की हत्या ने जेसन को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। बदले की आग में जलते हुए उन्होंने एक बहुत ही डेंजरस मिशन की कमांड संभाली। बैरूत में घुसकर टेररिस्ट लीडर अबू यूसुफ को खत्म करना, ये उनके लिए सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक पर्सनल जंग बन चुकी थी। फिर आती है योम किपुर वॉर, और यहां जेसन एक ऐसी लड़ाई में फंस गए जहां जीत नामुमकिन लग रही थी। जरा सोचिए, हर एक इजरायली टैंक के सामने दुश्मन के 50 टैंक्स खड़े थे। 50 to 1, मौत बिल्कुल सर पर मंडरा रही थी। तो जंग के मैदान से दूर वापस वॉशिंगटन में जॉर्ज केलर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रास्ता उन्हें जासूसी की एक अंधेरी गली में ले जाएगा। यहां रशियंस ने जॉर्ज की सबसे बड़ी कमजोरी, उनकी सबसे दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने जॉर्ज को बताया कि उनके पिता हंगरी में कैंसर से मर रहे हैं और उनके दर्द की दवा के बदले में वो अमेरिका की एक खास टेक्नोलॉजी टेलर RX-80 चाहते थे। अपने पिता को एक दर्दनाक मौत से बचाने के लिए जॉर्ज ने अपने देश से गद्दारी की। उसने किसिंजर के झूठे इनिशियल्स करके उस टेक्नोलॉजी सेल को मंजूरी दे दी। और आयरॉनिकल बात यह है कि देश से इतनी बड़ी गद्दारी के बावजूद जॉर्ज का करियर टॉप पर पहुंच गया। वो प्रेसिडेंट के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए, जो दुनिया के सबसे पावरफुल पोजीशंस में से एक है। लेकिन अपनी इस बेहतरीन कामयाबी के जश्न में डूबे जॉर्ज को अंदाजा भी नहीं था कि उनका पास्ट उनका दरवाज़ा खटखटा रहा है। उनके पहले इंग्लिश टीचर मिकी का एक टेलीग्राम उनके सारे राज फाश करने की धमकी दे रहा था। सत्ता के शिखर पर खड़े जॉर्ज का पूरा साम्राज्य अब ताश के पत्तों की तरह बिखरने की कगार पर था। नमस्कार दोस्तों, तो लीजिए हम आ गए हैं एरिक सिगल के नॉवल द क्लास के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। ये वो फाइनल चैप्टर है जहां 25 साल की एम्बिशन, प्यार और लॉस के बाद हमारे सारे किरदार अपनी जिंदगी के आईने में आखिरी बार देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि उन्हें आखिर क्या दिखता है। और इस आखिरी चैप्टर की शुरुआत होती है T.S. एलियट के इस कोट से। इसका मतलब आसान भाषा में यह है कि हम सफर करना कभी नहीं छोड़ेंगे और सारे सफर के अंत में हम वहीं पहुंचेंगे जहां से शुरू किया था, लेकिन इस बार हम उस जगह को पहली बार ठीक से जान पाएंगे। और यही हो रहा है हमारे कैरेक्टर्स के साथ। 25 साल बाद वो हार्वर्ड लौटते हैं, लेकिन इस बार वो सिर्फ अलुमनाई नहीं है, बल्कि जिंदगी के अनुभवों से सीखकर खुद को शायद पहली बार ठीक से समझ रहे हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं थियोडोर लैम्ब्रोस की। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज के पीछे लगा दी, एम्बिशन। वो अपनी मंजिल तक तो पहुंच गया, पर आइए देखते हैं कि इस सफर में उसने क्या क्या पीछे छोड़ दिया। यहां देखिए टेड की जिंदगी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। दुनिया की नजरों में वो कैंटरबरी कॉलेज का डीन बन गया था, एक जोरदार पब्लिक ट्रायम्फ। लेकिन अकेलेपन में उसकी असलियत बिल्कुल अलग थी। जैसा नॉवेल में लिखा है, ही लिव्ड अलोन, डिटर्मिनेडली अलोन, यानी वो अकेला रहता था और उसने ये अकेलापन खुद चुना था। सोच के देखिए, अपनी सबसे बड़ी जीत के दिन सारा के बिना वो सबसे ज्यादा हारा हुआ महसूस कर रहा था। और जब टेड ने सब कुछ ठीक करने की एक आखिरी डेस्परेट कोशिश की, तो उसे वो जवाब मिला जिसने उसकी सारी उम्मीदें हमेशा के लिए तोड़ दी। सारा ने साफ साफ कह दिया कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और किसी और से शादी कर रही है। बस यही वो पल था जब टेड को एहसास हुआ कि उसने प्रोफेशनल सक्सेस के लिए अपनी पर्सनल लाइफ हमेशा के लिए कुर्बान कर दी है। और फिर किस्मत एक आखिरी बड़ा ही आयरॉनिक खेल खेलती है। टेड का सबसे बड़ा सपना, हार्वर्ड की प्रेस्टिजियस एलीट प्रोफेसरशिप, उसके सामने थी। लेकिन उसे पाने के लिए उसे उसी औरत से कम्पीट करना था जिसे उसने सालों पहले अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, सारा। द आयरनी इज जस्ट अनबिलीवेबल। और इस कहानी में आखिरी सैक्रिफाइस भी सारा ही करती है। वो प्रोफेसरशिप ठुकरा देती है, ये कहते हुए कि वो टेड से उसका स्पेशल हेवन यानी उसकी खुशी नहीं छीन सकती। आखिर में टेड को वो सब कुछ मिल गया जिसका उसने सपना देखा था, लेकिन उस सक्सेस की बुलंदी पर वो बिल्कुल अकेला खड़ा था। तो जहां टेड ने अपना सब कुछ एम्बिशन के लिए कुर्बान किया, वहीं हमारे अगले किरदार डैनी रॉसी ने अपनी आर्ट, अपने संगीत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन उसकी कहानी एक अलग ही बड़े दुख भरे मोड़ पर जाकर खत्म होती है। डैनी का डाउनफॉल शुरू हुआ डॉक्टर फीलगुड के उन बूस्टर शॉट से जिन पर वो अपनी एनर्जी के लिए डिपेंड करने लगा था। और फिर एक दिन एक परफॉर्मेंस के ठीक बीच में उसका लेफ्ट हैंड, जिससे वो पियानो पर जादू करता था, उसने उसका साथ छोड़ दिया, बिल्कुल फ्रीज हो गया। और बस यहीं से उसकी जिंदगी का वो चैप्टर शुरू हुआ जहां उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसने उसे सब कुछ छीन लिया और आखिर में एक नया मकसद भी दिया। एक डॉक्टर के ये सिंपल से शब्द डैनी के लिए मौत की सजा से कम नहीं थे। सोचिएगा, उसकी पहचान, उसका गुरूर, उसका कॉन्सर्ट पियानिस्ट का करियर जिसमें वो खुद को एक माइस्ट्रो, एक उस्ताद मानता था, एक पल में उससे छीन लिया गया था। लेकिन दुनिया के सामने डैनी ने बड़े ही ग्रेस के साथ अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। उसने कहा कि वो अब कॉम्पोजिशन और अपनी फैमिली पर फोकस करना चाहता है। पर इस पब्लिक फसाद, इस दिखावे के पीछे उसने अपनी जिंदगी की सबसे हार्ट ब्रेकिंग सच्चाई को छुपा लिया था। साल गुजरते हैं। क्लास की 25वीं रियूनियन पर हार्वर्ड को $1 मिलियन का अनोनिमस डोनेशन मिलता है। हर कोई हैरान था, आखिर ये दान किया किसने है? और फिर पता चलता है कि ये डोनेशन डैनी रॉसी का था। जिस आदमी के हाथों से संगीत छीन लिया गया था, उसने चुपचाप अपनी पर्सनल ट्रेजेडी को मोटर डिस्फंक्शन रिसर्च के लिए फंड करके उम्मीद की एक नई धुन लिख दी। ये उसकी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी कॉम्पोजिशन थी। डैनी ने अपना हीरोइज्म छुपछाप निभाया, लेकिन क्लास के एक और मेंबर जेसन गिलबर्ट ने अपना मकसद एक ऐसी जगह ढूंढा जहां हीरोइज्म की आवाज बहुत ऊंची थी। उसकी कहानी हमें सीधा इजराइल ले जाती है, उसके आखिरी मिशन पर। साल था 1976। एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 हाईजैक हो चुकी थी और 256 पैसेंजर्स को युगांडा के एंटेबे में हॉस्टेज बना लिया गया था। इसके जवाब में इजरायली कमांडोज ने इतिहास का सबसे डेयरिंग रेस्क्यू मिशन प्लान किया, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। एक ऐसा मिशन जिसे सब के सब नामुमकिन मान रहे थे। इस मिशन के लिए जेसन ने अपनी एलीट यूनिट को दोबारा ज्वाइन किया। उसके लिए यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक विश्वास था, एक कन्विक्शन थी कि उसके देश का अस्तित्व ही अपने लोगों की रक्षा करना है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। ये उसके लिए अपनी जान और परिवार से भी बढ़कर था। और यहां कहानी का सबसे हार्ट ब्रेकिंग पल आता है। अमेरिका में 4 जुलाई का दिन था। जेसन के पिता टीवी पर मिशन की कामयाबी की खबर देख रहे हैं और बड़े गर्व से कहते हैं, ही मस्ट बी वेरी प्राउड दिस मॉर्निंग। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा उस मिशन में शहीद हो चुका था। जेसन के आखिरी शब्द उसकी पत्नी ईवा और बच्चों के लिए थे। उसने उनसे कहने को कहा, से आई फाइनली फाउंड पीस। अपनी इस आखिरी कुर्बानी में उस हमेशा बेचैन रहने वाले जेसन गिलबर्ट को आखिरकार सुकून मिल ही गया। जेसन गिलबर्ट ने अपनी जिंदगी एक बड़े मकसद के लिए कुर्बान कर दी,
लेकिन हमारे आखिरी किरदार जॉर्ज केलर की कहानी एक अलग ही तरह की कुर्बानी की है, जहां उसकी पब्लिक सक्सेस उसके प्राइवेट डीमंस को, उसके अंदर के अंधेरे को छिपा नहीं पाई। वॉशिंगटन डीसी का ये चमकता सितारा एक ऐसे अंधेरे की तरफ बढ़ रहा था जो उसे निकलने वाला था। जॉर्ज की पावर की दुनिया उस वक्त बिखरने लगती है जब उसकी पत्नी कैथी उसे छोड़ देती है, और जाते जाते जो वो कहती है वो जॉर्ज के कैरेक्टर का पूरा सच था। You're a selfish bastard who can't give love and isn't even trusting enough to take it. और फिर उसके करियर पर आखिरी चोट पड़ती है जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट के लिए उसकी जगह जॉर्ज शुल्ट्ज को चुन लिया जाता है। तो जॉर्ज का ईगो और उसकी हिम्मत दोनों टूट जाते हैं। सब कुछ खोकर वो एक आखिरी नोट लिखता है और अपनी जान ले लेता है। यहाँ भी पब्लिक नैरेटिव और प्राइवेट रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क था। सरकार ने उसकी सुसाइड को कवर अप कर दिया, उसे एक हीरो की तरह आर्लिंगटन सेमेट्री में दफनाया, लेकिन उसकी असलियत उसके आखिरी नोट में थी जहां उसने लिखा, "You are all the good things that I never was or could be." और अब हम इस कहानी के अंजाम पर आते हैं, 25th रियूनियन, जहां क्लास के बचे हुए साथी आखिरी बार एक साथ आते हैं। रियूनियन का माहौल इस बार बिल्कुल बदला हुआ था। जवानी का वो जोश अब मिडिल एज के शांत कॉम्प्रोमाइजेज में बदल चुका था। वो अब सपने देखने वाले एस्ट्रोनॉट्स नहीं थे, बल्कि थके हुए मुसाफिर थे, जिनके सपने अब ऑफिस के पार्किंग लॉट पर आकर खत्म हो जाते थे। और इस पूरी कहानी का अंतिम सबक, इसका मॉरल हमें एंड्रू एलियट की डायरी से मिलता है। जॉर्ज केलर की मौत पर वो लिखता है, "I guess he just didn't know how to be happy." शायद उसे खुश रहना ही नहीं आता था, और शायद यही वो एक चीज़ है जो हार्वर्ड जैसी जगह भी आपको नहीं सिखा सकती। और यही इस नॉवल का सबसे पावरफुल और आखिरी सच है।